Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today. I am Dr. Mariam Tahir, an HCPC registered physiotherapist and the CEO, founder, and director of PMC Professionals Hub, an extension of Physio Medical Clinic. It is my pleasure to officially welcome you to our 4-day special program, PMC International Career Pathway, UK HCPC Pathway. Over the next 4 days, we will be covering the complete roadmap to HCPC registration from eligibility criteria and documentation preparation to job applications, NHS expectations, interviews, and international mobility opportunities after HCPC registration. This program is designed to provide clarity, structured guidance, and realistic expectations for physiotherapists who are serious about building an international career in the United Kingdom. Our sessions are conducted live on YouTube to ensure accessibility for everyone. Participation is free and certificates are available for those who choose the paid certification option. I encourage you to stay fully engaged, take notes, and utilize this opportunity to gain authentic, practical, and strategic knowledge about the UK pathway. Let's begin with day 1. Day 1 is about understanding the UK HCPC registration framework. So, first of all, we will look up regarding technical perspective. So, what is HCPC? HCPC is basically Health and Care Professions Council. The abbreviation of HCPC is Health and Care Professions Council. बेसिकली जो HCPC है ये यूके की रेगुलेटरी बॉडी है फॉर हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। और यही यूके की रेगुलेटरी बॉडी फिजियोथेरेपिस्ट को भी रेगुलेट करती है, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। अगर आप HCPC से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर एज ए फिजियोथेरेपी यूके में काम नहीं कर सकते एज अ टाइटल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। आप अपने नाम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट का टाइटल अगर यूज़ कर रहे हैं तो यू मस्ट बी रजिस्टर्ड विद HCPC इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन यूके, ओके। You cannot work in NHS or private sector roles. NHS basically नेशनल हेल्थ सर्विसेज है यूके में, ये पब्लिक नेशनल हेल्थ सर्विस है, ठीक है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को जॉब दी जाती हैं, ठीक है। ये पब्लिक नेशनल हेल्थ सर्विस है। आपको बेसिकली लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं, यहाँ पर जॉब्स आती हैं ज़्यादा NHS में, और यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। इसका बाकायदा एक पूरा प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, और यहाँ से इंटरव्यूज़ आना, उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, सारा कुछ यहाँ पर इसी कोर्स में आपको सिखाया जाएगा इस करियर पाथवे में। तो अभी हम लोग बेसिक्स पे देख रहे हैं कि HCPC क्या है, ठीक है। अगर आप HCPC से रजिस्टर नहीं है तो आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यूके में काम नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर सकते हैं यूके में, ठीक है। एम्प्लॉयर्स विल नॉट शॉर्ट लिस्ट योर एप्लीकेशन। अगर आप HCPC रजिस्टर नहीं है तो एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। HCPC के लिए आपके पास कम से कम उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लाइसेंस के लिए आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हो जो यूके के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सेफ क्लिनिकल कम्पिटेंस, ठीक है, आपके अंदर क्लिनिकली कम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिस हो आपकी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, ठीक है। आप अपनी फील्ड में कंटिन्यूसली कोई ना कोई शॉर्ट कोर्स, कोई ना कोई वेबिनार्स, सेमिनार्स अटेंड वगैरह कर रहे हों, आपकी फील्ड से मुसलसल आप इन टच रहें। वो ना हो कि आपने अपनी डिग्री 2020 में कंप्लीट की है और आप 4 ईयर बिल्कुल कट ऑफ है अपनी डिग्री से, आपने 4 ईयर में फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ नहीं किया। चलिए, अगर आप प्रैक्टिकली काम नहीं करें, एटलीस्ट आपने कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस तो लिया हो, कोई ऑनलाइन आपने एजुकेशन अपनी जो है कंटिन्यू की हो, या मास्टर्स कर लिया हो आपने, या आप लोगों ने कोई शॉर्ट कोर्स कर लिया हो, कोई वेबिनार सेमिनार जो अटेंड कर लिए हों, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए हों जो आपकी फ़ील्ड में आपको इन रखें, आपकी फील्ड में आपको टच रखें, ठीक है।
तो HCPC से रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए? टू अप्लाई एज एन ओवरसीज क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट यू मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट एज अ ओवरसी। जैसे आप पाकिस्तान में हैं तो आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास जो मैं आगे बताने जा रही हूँ ये चीज़ें आपने अपने देख लेनी है कि आप इन सब चीज़ों पर रिलाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इनको इन पर आप पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। आपको ये चीज़ें पूरी करनी है तभी आप HCPC के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? रिकॉग्नाइज फिजियोथेरेपी क्वालिफिकेशन, आपके पास फिजियोथेरेपी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मिनिमम बैचलर्स की डिग्री हो आपकी, ठीक है, फिजियोथेरेपी में। डिग्री मस्ट बी इक्विवेलेंट टू UK लेवल 6, आपकी जो डिग्री है वो UK लेवल 6 को फॉलो करती हो, उसके इक्विवेलेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल कम्पिटेंसी। क्लिनिकल कम्पिटेंसी का क्या मतलब है? एविडेंस दैट योर एजुकेशन इंक्लूडेड मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजी, कार्डियोरेस्पिरेटरी, कम्युनिटी और रिहैबिलिटेशन एक्सपोजर। ये सब फील्ड्स आपने अपनी एजुकेशन में पढ़ी हों, इन पे वर्क किया हो, आपकी जो क्लिनिकल रोटेशंस होती रही हैं आपने इनको सीखा हो उसमें, ठीक है। क्लिनिकल कम्पिटेंसीज में ये चीज़ें आ जाती हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस अलाइनमेंट, योर ट्रेनिंग मस्ट मैच, आपकी ट्रेनिंग जो है मैच करनी चाहिए UK स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आपने जो प्रैक्टिस किया UK स्कोप के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। यहाँ बस आपने गो थ्रू ही किया, आपने बस नंबर आपको चाहिए थे, आपने बस अपनी जो है प्रैक्टिकल के टाइम को गुजारा ही है, ठीक है। आपने उसको वाकई सीखा है, कुछ आपका हैंड्स ऑन मजबूत है, आप प्रैक्टिकली इतने एफिशिएंट हैं कि आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कि आपको खुद एतमादी हो कि आपने जो प्रैक्टिस की है आप उस पर नंबर 1 है, ठीक है। ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, आप में डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच, आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसका एविडेंस बेस्ड अप्रोच हो आपकी, उसको आप क्लिनिकली साबित कर सकें, बता सकें कि मैंने इस जो है प्रोसीजर को देखते हुए ये प्रोसीजर चूज़ किया है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान आपने किस तरह से चूज़ किया है, आपने कोई ऑथेंटिक रीज़न, कोई एविडेंस बेस्ड रीज़न देनी है उसकी, ठीक है। बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क, आप में टीम वर्क की सलाहियत होनी चाहिए, टीम वर्क आपको अच्छे से करना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल आवर्स की रिक्वायरमेंट। देयर इज़ नो ऑफिशियली पब्लिश्ड मिनिमम नंबर फ्रॉम HCPC, ठीक है। ऑफिशियली कुछ भी पब्लिश नहीं है कि HCPC की तरफ से कि इतने ही आपके क्लिनिकल आवर्स होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मोस्ट सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैव 1000+ सुपरवाइज क्लिनिकल आवर्स, ठीक है। जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनके जो क्लिनिकल आवर्स होते हैं, जो उन्हें क्लिनिकल काम किया होता है वो 1000। आपका बैलेंस एक्सपोजर होना चाहिए मेजर स्पेशलिटीज़ जो कि पहले डिस्कस हो चुकी हैं, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजी, कार्डियोरेस्पिरेटरी, कम्युनिटी और रिहैबिलिटेशन एक्सपोजर, ठीक है। ये आपके बैलेंस एक्सपोजर हो, यानी कि आपने इन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग की हो, ज़्यादा आपके सुपरवाइज क्लिनिकल आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स इनके ऊपर हों, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी से आपने जो डॉक्यूमेंटेशन देनी है वो प्रॉपरली हो, ठीक है, उसको प्रॉपर फॉलो अप करना है। यू मस्ट प्रोवाइड, आपने क्या क्या प्रोवाइड करना है? डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ आवर्स पर स्पेशलिटी, आपने हर स्पेशलिटी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देना है कि इतने आवर्स थे, इतने आवर्स में आपने ये सीखा उस स्पेशलिटी से रिलेटेड, ठीक है। साइंड एंड स्टैम्प्ड यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, आपकी जो है यूनिवर्सिटी से जो वेरिफिकेशन है डिग्री की वो साइंड हो और स्टैम्प्ड हुई हो, ठीक है। कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म, कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म CIF, ये आपने यूनिवर्सिटी से जो है ना गेन करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ अ कॉमन रिजेक्शन रीज़न, ठीक है। जो कॉमनली जो रिजेक्शन की रीज़न आती है ना वो यही होता है कि आपकी जो क्लिनिकल एक्सपोजर है ना उसमें आप लैक कर जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर HCPC के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरा नहीं उतरे होते, तभी आपकी रिजेक्शन रेशो ज़्यादा होती है। ज़्यादा रिजेक्शन रेशो की वजह यही है कि आप HCPC के क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरा नहीं उतरे होते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा IELTS रिक्वायरमेंट। HCPC रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी अनलेस एग्जाम्ड, ठीक है। HCPC जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी का प्रूफ मांगती है, हत्ता कि आपको कोई एग्जाम्पशन का यानी कि IELTS प्रोवाइड ना करने का कोई ना कोई रीज़न ना मिल जाए, ठीक है। जो एक्सेप्टेड टेस्ट हैं IELTS एकेडमिक है, ठीक है।
मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपका ओवरऑल 7 हो, ठीक है, और 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग है, उन सब में जो है ना आपकी ओवरऑल जो स्कोरिंग है ना वो 7 हो, ठीक है, 6.5 से नीचे ना हो, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट जो है ना वो 2 साल के लिए वैलिड हो, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली सेंड किया जाएगा एचसीपीसी को, या आप लोग वो आप नंबर के थ्रू देंगे अपना कोई आइट्स के ऊपर आपका कोई रेफरेंस नंबर कुछ ना कुछ दिया होगा, जो कि आपको वहाँ जाकर वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई स्टूडेंट ने आइट्स की जो है दिया है, वेरीफाई उन्होंने कर लिया है, ठीक है। अल्टरनेटिव टेस्ट में अप्लाई डिपेंडिंग ऑन करंट एचपीसी अपडेट, जो एचपीसी का अपडेट्स करंटली होंगी उस बेस के ऊपर आपके ऊपर, यानी कि आप आइट्स के अलावा भी कोई टेस्ट दे सकते हैं अगर कोई करंटली उन्होंने अलाउ किया होगा तो। नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इसमें एचसीपीसी क्या असेस करती है? करिकुलम कंटेंट, जो आपका करिकुलम है उसके कंटेंट को देखेगी, ठीक है। क्लिनिकल आर्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखेगी, लर्निंग आउटकम्स को देखेगी, असेसमेंट मेथड्स को देखेगी, ठीक है। और वो इवैल्यूएट करेंगी कि क्या आपकी डिग्री कॉम्पिटेंसी बेस्ड है या नहीं है, ठीक है। क्या आपने हैंड्स ऑन सुपरवाइज ट्रेनिंग कंप्लीट की है या नहीं की। थर्ड है कि वर यू असेस्ड इन प्रैक्टिकल स्किल्स, क्या आपको प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए असेस किया जा सकता है, यानी कि आप अपनी असेसमेंट में पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ठीक है। ये तरीक़ेकार उनका इवैल्यूएशन का, ठीक है। कॉमन इश्यूज़ क्या आ जाते हैं? इनसफिशिएंट न्यूरोलॉजी आवर्स, जो आपके न्यूरोलॉजिकल आवर्स हैं वो कम होते हैं, उसमें आपकी कम प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लिनिकल रीजनिंग का कोई एविडेंस नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंटली खुद कोई एविडेंस बेस्ड काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई एविडेंस नहीं आपने उस चीज़ का दिया होता। मिसिंग एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने हर कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स जो है मार खा जाते हैं, वो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देते, उसमें इनकी जनरल रिजेक्शन इशू आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करियर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि जो है इसमें क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। इज़ यूके रियलिस्टिक फॉर यू, क्या यूके रियलिस्टिक है आपके लिए या नहीं। बिफोर अप्लाइंग आस्क, पूछें डू यू मीट एकेडमिक एक्विवेलेंसी। अप्लाई करने से पहले देखें कि आप एकेडमिक एक्विवेलेंसी को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कैन यू अचीव रिक्वायर्ड आइट्स स्कोर, क्या आपने रिक्वायर्ड आइट्स स्कोर अचीव कर ली हैं। कैन यू अफोर्ड द रजिस्ट्रेशन प्लस रिलोकेशन कॉस्ट, क्या आप रजिस्ट्रेशन या रिलोकेशन कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको क्लिनिकली अकाउंटर किया जाए, आपसे कोई क्वेश्चनिंग की जाए, क्या आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्या आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यूके फिजियोथेरेपी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन उसकी हुई हो, ठीक है। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, सेफ गार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए उसको, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी, यस और नो, ठीक है। आपने सब चीज़ें जो है जो यूके की रिक्वायरमेंट है आपने वो देखनी है कि क्या आप आए से पूरे उतरे हैं या नहीं उतरे, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या आप इस चीज़ के लिए अमली तौर पर रेडी हैं या नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन मिथ्स अबाउट यूके माइग्रेशन। कॉमन मिथ्स क्या हैं? यूके हैज़ अनलिमिटेड जॉब्स, ये है कि यूके में बहुत जॉब्स हैं भाई, लेकिन रियलिटी है कि कंपटीशन एग्जिस्ट, कंपटीशन बहुत है। सीवी क्वालिटी मैटर करती है, सीवी आपकी बनी हो यूके बेस्ड, ठीक है। सेकंड मिथ आ जाता है कि कोई भी फिजियोथेरेपी की डिग्री जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। नो, करिकुलम एक्विवेलेंस इज स्ट्रिक्टली असेस्ड, करिकुलम की एक्विवेलेंसी असेस्ड की जाती है, ठीक है। थर्ड मिथ आ जाता है कि वंस एचसीपीसी इज डन जॉब इज गारंटीड, कहते हैं कि एचसीपीसी हमने कर दिया तो जॉब हमें मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, आपने एनएचएस का इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करना होगा, ठीक है। इसके लिए भी क्वेश्चन आपको होनी चाहिए कि एनएचएस के लिए किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, उसकी होनी चाहिए प्रिपरेशन, ठीक है। फोर्थ मिथ आ जाता है कि बैंड 6 इज़ ईजी फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। रियलिटी है कि मोस्ट स्टार्ट एट बैंड 5 अनलेस एक्सपीरियंस, ठीक है। ज़्यादातर लोग वो उनको फ्रेशर्स में लेते हैं, बैंड 5 में लेते हैं, ठीक है, जब तक वो एक्सपीरियंस ना हो जाए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी वो मांगते हैं कि आपका क्लिनिकली वो उनके रूल्स के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उनके एक्सपीरियंस से पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे।
ठीक है। फिर कहीं जाकर वो बैंड 6 की जॉब देते हैं, वरना वो बैंड 5 पर ही रखते हैं सबसे पहले। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड टाइमलाइन। सो कॉस्ट एस्टिमेशन क्या इसकी हो जाती है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेट आइल्स के एग्ज़ाम की कॉस्ट आपकी लगती है, HCPC की स्क्रूटनी फ़ी लगती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन फ़ी लगती है, CV और प्रोफेशनल सपोर्ट ऑप्शनल। अगर आप किसी प्रोफेशन से CV बनवाते हैं तो उसकी फ़ी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप बनवाते हैं तो उसकी फ़ी लगती है। वीज़ा प्लस रिलोकेशन, अगर सिलेक्ट हो जाए आप लोग जॉब के लिए तो आपकी वीज़ा प्लस रिलोकेशन फ़ी लगती है। अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो वेल एंड गुड, स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो सारा कुछ कंपनी ही करेगी फिर, ठीक है। फिर आपको कोई फ़ी नहीं लगती वीज़ा या रिलोकेशन के हवाले से। टोटल अगर रफ एस्टिमेट लगाए तो कैन रेंज बिटवीन मॉडरेट टू हाई डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है उस वक्त के क्या फ़ी चल रही है। टाइमलाइन क्या आ जाती है आपकी कि आइल्स प्रिपरेशन के लिए आपको 1 to 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। HCPC सिक्योरिटी प्रोसेस में आपको 3 to 6 मंथ्स लगेंगे, और जॉब सर्च आप करते रहें अगर तो 1 to 4 मंथ्स में आप जॉब सर्च कर लें, ठीक है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है उसमें आपका तकरीबन 1 to 2 मंथ्स लगेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। टोटल जो टाइमलाइन है वो 6 to 12 मंथ्स एवरेज है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर पर डिपेंड करता है, जितना आप डॉक्यूमेंटेशन में गलतियाँ करेंगे आपका प्रोसीजर डिले होता जाएगा, ठीक है। सो वीक 1 में जो आपका आउटकम आया है, जो आपने इस डे 1 के बाद सीखा है, वो ये है कि आपको आइडिया हो चुका होगा या आइडिया कर लेंगे आप इसको देखते हुए कि आया आप क्वालिफाई कर गए हैं, HCPC के लिए रेडी हैं या नहीं, आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लैक है, किनको आपने पूरा करना है और कहाँ कहाँ से करना है, ठीक है। आपने इस चीज़ को नोटिस कर लेना है, ठीक है। बाकी आज हमने जो डिस्कस किया है वो फाउंडेशन ऑफ द UK सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग व्हाट HCPC इज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड क्लिनिकल आवर्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेदर द UK पाथवे इज़ रियलिस्टिक एंड सुटेबल फॉर यू और नॉट, ठीक है। मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप लोग ये करें कि आज के सेशन को देखते हुए अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, ठीक है, अपनी HCPC की तरफ जाने से पहले, ठीक है। देखें कि क्या आप एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, क्या आपके प्रॉपर क्लिनिकल आवर्स की डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, क्या आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग जो है फ़ी मैनेज कर सकें, ठीक है, और आप रिलोकेशन के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, ठीक है। सक्सेस इन द UK पाथवे ये सिर्फ शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है, ये बाकायदा इसकी प्रिपरेशन होती है, क्लैरिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, तब जाकर कहीं इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो अब हम डे 2 को डिस्कस करेंगे, वो हम उसमें क्या होगा, वी विल मूव इनटू अ हाईली प्रैक्टिकल सेशन। वहाँ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन मास्टरी ये सब देखेंगे। वी विल डिस्कस ट्रांसक्रिप्ट्स, कोर्स डिटेल फॉर्म्स, इंटर्नशिप डॉक्यूमेंटेशन, कॉमन रिजेक्शन रीजन एंड हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स दैट डिले योर एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने डे 2 में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे प्रोफेशनल एंड स्टे कमिटेड टू योर इंटरनेशनल गोल्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो आपका, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।